जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का डेली करंट अफेयर्स के इस सीरीज में। आज की इस वीडियो में 27 और 28 नवंबर 2024 से संबंधित प्रश्नों को आप देखने वाले हैं, जिसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा और हमेशा की तरह तमाम जानकारी यहाँ पर मैं आपको विस्तृत तौर पर देने वाला हूँ। तो पूरे वीडियो को धैर्यपूर्वक आपको देखना है। आपको हमने बोला है कि प्रत्येक दिन आधा घंटा समय निकालकर इस सीरीज के वीडियोज को आप जरूर फॉलो कीजिए। खासकर जो वीडियो आपके पिछले छूट चुके हैं उसे भी समय निकालकर जरूर देखिए। निश्चित तौर पर आगामी बीपीएससी सहित बिहार के सभी एग्जाम में आपको यहाँ से भरपूर हेल्प होगी। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था। सबसे पहले इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न था कि भारत ने 11 से 20 नवंबर 2024 तक राजगीर नालंदा बिहार में आयोजित महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में किस देश को 1-0 से हराकर तीसरी बार खिताब अपने नाम किया है। तो भारत ने इस खिताब को, दरअसल ये 8वां संस्करण था, ये चाइना को हराकर ये अपने नाम किया है तीसरी बार। अतः विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। यह लगातार दूसरी बार है, ओवरऑल तीसरी बार है जब भारत ने इस खिताब को अपने नाम किया है। ये तमाम बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। इसको लेकर एक सेपरेट वीडियो हमने उपलब्ध कराया है, ये वाला वीडियो है। आप लोग टॉपिक स्टडी के अंतर्गत जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। एप्लीकेशन पे जो हमारा बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन है, वहाँ पर फ्री वीडियोज वाले सेक्शन में इसका वीडियो और पीडीएफ दोनों उपलब्ध कराया गया है। निःशुल्क आप वहां से इसे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दूं कि अभी रिसेंटली कल हमने मंथली करंट अफेयर्स 2024 के तहत जो बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का संग्रह हम आपको देते हैं मंथली वाइज, तो इसमें अक्टूबर माह तक का हमने अपडेट कर दिया है, जो कि 2023 में भी हमने आपको दिया था, 2024 में भी सारे मंथ का दिया है। रिसेंटली कल अक्टूबर 2024 का अपडेट हुआ है। आप चैनल पर जाकर इसे देख सकते हैं। साथ ही साथ बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन पे जो करेंट अफेयर्स वाला जो कोर्स है, इसके माध्यम से आप इसका पीडीएफ फाइल को भी प्राप्त कर सकते हैं, जो कि प्रिंटेबल फॉर्म में है। इसका 2 पीडीएफ आपको मिलता है, एक बिहार स्पेशल होता है और एक होता है बिहार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित। वो तमाम चीज़ें इसी कोर्स में आपको मिलेगा। जो लोग इच्छुक हैं आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, इसका टेस्ट भी हमने उपलब्ध कराया है। आपको वहीं पर टेस्ट सीरीज वाले आइकन पे मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में आप वहाँ पर जाके इसे अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम आ चुके हैं आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। देखिए पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बिहार के किस बॉलीवुड अभिनेता को हाल ही में अरुणाचल प्रदेश रंग महोत्सव 2024 के लिए महोत्सव राजदूत नियुक्त किया गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी, जो कि बिहार के गोपालगंज के रहने वाले हैं। अतः विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब संबंधित तथ्यों की बात करें तो अरुणाचल रंग महोत्सव ये उत्तर पूर्व भारत का सबसे बड़ा थिएटर महोत्सव है, जो कि इसका आयोजन जो शुरू हुआ है ये 22 नवंबर 2024 को, समापन होगा 5 दिसंबर 2024 को। और इसी महोत्सव के लिए गोपालगंज बिहार के बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी को महोत्सव राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, जिन्हें आप यहाँ पर पंकज त्रिपाठी को तस्वीर में देख रहे हैं। तो ये तो रही बात यहाँ पर इनसे डायरेक्टली संबंधित जो आपको ध्यान रखना है। एक बात और आपको बता दूं, रिसेंटली हमने आपको बताया था कि पंकज त्रिपाठी को मध्य प्रदेश पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में नवंबर 2024 में नियुक्त किया गया है। आई थिंक 3 से 4 दिन पहले ही ये जानकारी हमने आपको दिया था कि इन्हें मध्य प्रदेश पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अच्छा, इसके अतिरिक्त पंकज त्रिपाठी से जुड़ी हुई कई और जानकारी है, जैसे कि एक तो जान चुके हैं ये गोपालगंज बिहार के रहने वाले हैं। उनकी पहली फिल्म रन थी, जो कि 14 मई 2004 को रिलीज हुई थी। ये मूवी आपने जरूर देखा होगा। इसी में एक कैरेक्टर है कौवा बिरयानी वाला, जो फेमस डायलॉग है वो आपने देखा होगा, जो विजय राज खास करके प्ले किए थे। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर रही थी ये मूवी। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत पंकज त्रिपाठी को उनकी फिल्म मिमी के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर यानी कि सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अवार्ड मिला था। इस पॉइंट को ध्यान रखिए। वहीं पर आगे कुछ और बात करें तो पंकज त्रिपाठी को बिहार सरकार ने वर्ष 2020 में बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था। हालांकि वर्तमान में लोक गायिका मैथिली ठाकुर जो मधुबनी की है, ये 2022 से बिहार खादी और हैंडीक्राफ्ट की ब्रांड एम्बेसडर है। अब एक चीज यहाँ पर यह समझिएगा
कि यहाँ से आपके बीपीएससी एग्जाम में ऑलरेडी प्रश्न पूछा गया है। 2020 में पंकज त्रिपाठी बिहार खादी और हैंडीक्राफ्ट के ब्रांड एम्बेसडर थे। फिर 2021 में इस पद पर नियुक्त हुए थे मनोज तिवारी, और यहीं से आपके बीपीएससी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि बिहार खादी और हैंडीक्राफ्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। हालांकि इस समय 2022 से वर्तमान समय तक मैथिली ठाकुर है, ये बात यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अच्छा, आगे एक और जानकारी हम यहाँ पर आपको दे दें। दरअसल ब्रांड एम्बेसडर की बात हो रही है तो अगस्त 2024 में जो सुपर 30 के संचालक आनंद कुमार हैं, इनको दक्षिण कोरिया में कोरियाई पर्यटन 2024 के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। अच्छा, आनंद कुमार की बात हुई तो आपको मालूम होगा पिछले साल 2023 में जिन 3 बिहारी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था उनमें एक आनंद कुमार भी था, और यहीं से आपके एक प्रश्न भी पूछा गया था जो सुभद्रा देवी, जो खासकर के पेपर मेसी कला से संबंधित है। ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ये बातें ऑलरेडी कई बार हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर मैथिली ठाकुर को लेकर एक अति महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। हालांकि ये बातें आपको पहले भी बतलाई जा चुकी है, लेकिन रिवीजन पर्पज से ये चीजें पुनः से देखिए। पहला संस्करण था राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार का या फिर नेशनल क्रिएटर अवार्ड का, जो कि 2024 में ये नरेंद्र मोदी द्वारा प्रदान किया गया। बहुत सारे खास करके क्रिएटर को यहाँ पर सम्मानित किया गया, और जो उनमें से इम्पोर्टेंट है वो कंप्लीट सूची यहाँ पर हमने आपके समक्ष रखा है। लेकिन बिहार के संदर्भ में यहाँ पर अगर हम बात करें, जो गायिका मैथिली ठाकुर मधुबनी बिहार की है, इन्हें कौन सा अवार्ड मिला, तो सांस्कृतिक राजदूत ऑफ द ईयर के पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। ये ध्यान रखिएगा, बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम चलेंगे आगे अगले दूसरे प्रश्न पे। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से या फिर बिहार में निम्नलिखित में से कहाँ हाल ही में 22 से 24 नवंबर 2024 तक 3 दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव इंद्रधनुष का आयोजन किया गया। ये सांस्कृतिक महोत्सव का नाम है इंद्रधनुष। इसका आयोजन अभी हाल ही में प्रेमचंद रंगशाला पटना में किया गया। अतः विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि प्रेमचंद रंगशाला जो कि पटना में है, यहाँ पर 22 से लेकर 24 नवंबर 2024 तक ये 3 दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव इंद्रधनुष का आयोजन किया गया है। अब यहाँ पर समझना आपको यह है कि इसका उद्घाटन किनके द्वारा किया गया। तो इस महोत्सव का जो उद्घाटन है, जो मौजूदा राज्यपाल हैं बिहार के राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, जो कि हालांकि गोवा के रहने वाले हैं, वर्तमान में बिहार के राज्यपाल हैं, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया इस महोत्सव का। अच्छा, इस महोत्सव के बारे में ये ध्यान रखिए कि जो इसका आयोजन है ये पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कोलकाता, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज तथा कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार की ओर से, यानी कि संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया गया था। और इस 3 दिवसीय महोत्सव में हरियाणा, राजस्थान, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के कलाकारों ने लोकगीत और लोक नृत्य की प्रस्तुति दी। मतलब इन सारे राज्यों के कलाकार यहाँ पर शामिल हुए थे। तो फिलहाल यहाँ पर इस महोत्सव को लेकर इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। लेकिन महोत्सव की चूंकि चर्चा हुई है, ऐसे में 2024 में जो भी महोत्सव भारत में आयोजित हुए हैं वो कंप्लीट सूची, जो इम्पोर्टेंट मुझे लगे हैं वो कंप्लीट सूची महोत्सव व त्योहार की, वो आपके समक्ष हमने रखा है 2 स्लाइड में। आप इसे जरूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से पिछले साल आपके बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न। देखिए, बिहार के संदर्भ में, ये तो ओवरऑल यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पूरे 2024 में जो पूरे भारत में आयोजित हुआ है। लेकिन दूसरी ओर अगर हम इसे बिहार के संदर्भ में देखें, 2023 में जो महोत्सव की जानकारी हम आपको दे रहे थे, तो यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में बना था थावे महोत्सव से संबंधित, जो कि गोपालगंज में आयोजित हुआ था 15 से 16 अप्रैल 2023 को। ये बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्जाम में आई थिंक पूछा गया था। यहाँ पर हमने बस बीपीएससी टीआरई 2023 लिखा है। ये पूछा हुआ प्रश्न है, ऑलरेडी पूछा गया है और विस्तृत तौर पर आपको हमने बताया है। ये तो आप यहाँ पर ये कंप्लीट सूची देख रहे हैं, इसको लेकर बाकायदा हमने डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रश्न के माध्यम से दिया था। ठीक है, ये तो रही 2023 की बात। लेकिन 2024 की बात करें तो 2024 की ये सूची है। ये सभी महोत्सव जो 2024 में आयोजित हुए हैं, जो इंपॉर्टेंट है, जो बिहार के संदर्भ में है, ये यहाँ पर आपको हमने आपके समक्ष रखा है, इसे जरूर ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर सांस्कृतिक महोत्सव जो इंद्रधनुष है, आप इसे भी ये अगले पॉइंट में जरूर ऐड कर लीजिएगा।
चलिए, फिलहाल यहाँ पर इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। हम चलते हैं आगे अगले प्रश्न पे। अच्छा, यही वाला कोर्स है जिसमें आपको तमाम मटेरियल करंट अफेयर्स के मिल जाएंगे, सभी प्रिंटेबल है जिसे आप प्रिंट भी कर सकते हैं। चलिए, तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश की पुरुष टेनिस टीम ने नीदरलैंड को हराकर डेविस कप 2024 का खिताब तीसरी बार अपने नाम किया है। देखिए, डेविस कप 2024 का जो खिताब है नीदरलैंड को हराकर अभी हाल ही में इटली ने अपने नाम किया है। अतः विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसको लेकर जानकारी दे दूं कि डेविस कप जो है ये एक वार्षिक पुरुष टीम टेनिस टूर्नामेंट है और इसे टेनिस का विश्व कप भी कहा जाता है। ये एक वार्षिक संस्करण है पुरुष वर्ग का जिसे कि टेनिस का विश्व कप भी कहा जाता है। दरअसल इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 1900 में। अभी रिसेंटली अगर हम बात करें तो हाल ही में 2024 डेविस कप का जो आयोजन है ये 19 से लेकर 24 नवंबर 2024 तक मालागा स्पेन में किया गया था। फाइनल मुकाबले में आपको ये ध्यान रखना है कि नीदरलैंड और इटली के बीच खेला गया था। तो जेनिक सीनर की अगुवाई में इटली पुरुष टेनिस टीम ने फाइनल में नीदरलैंड को 2-0 से हराकर 2024 डेविस कप का खिताब जो है ये अपने नाम किया है। तो इसके साथ ही ये प्रश्न अराइज होता है जो यहाँ पर हमने प्रश्न में भी आपको दिखलाया है कि तीसरी बार इसे अपने नाम किया। तो कुल मिला के पहली बार 1976 में और फिर 2023 में दूसरी बार पिछले ही साल। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, 1976 और 2023 के बाद यह तीसरी बार है जब इतालवी टीम ने यह खिताब अपने नाम किया है, यानी कि इटली की टीम ने इसे तीसरी बार है। वहीं पर इसके विपरीत अगर हम नीदरलैंड की बात करें तो नीदरलैंड डेविस कप के इतिहास में पहली बार फाइनल में पहुंची थी लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। तो ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। अच्छा, एक जानकारी और मैं आपको दे दूं यहाँ से। देखिए, अमेरिका जो कि 1990, फिर चेक गणराज्य जो कि 2012, फिर रशिया 2021, यानी कि इसके बाद इटली एक ही वर्ष में, जो वर्ष यहाँ पर हमने लिखा है ये 3 ऐसे देश हैं जो क्रमशः 1990, 2012 और 2021। इसके बाद इटली एक ही वर्ष में डेविस कप और बिली जीन कप, जो कल हमने जानकारी दिया था, बिली जीन खास करके बिली जीन किंग कप जो कि पहला टेनिस टीम टूर्नामेंट है, दोनों खिताब एक ही साल जीतने का मतलब जो रिकॉर्ड है वो प्राप्त करने वाला विश्व का चौथा देश कौन बना है 2024 में? तो इटली बना है। पहला देश 1990 में अमेरिका बना था, फिर 2012 में चेक गणराज्य, फिर 2021 में रशिया, लेकिन 2024 में ये देश कौन बना है? तो इटली बना है, जो कि दोनों खिताब, जो पुरुष वर्ग वाला टेनिस टूर्नामेंट है और महिला वर्ग वाला जो टेनिस टूर्नामेंट है, जो खास करके क्रमशः डेविस कप और बिली जीन कप, ये दोनों एक ही सीजन में या फिर एक ही वर्ष में जीतने का रिकॉर्ड जो कायम किया, ऐसे में ये चौथा देश बना है पूरी दुनिया का। अच्छा, 2022 में डेविस कप को लेकर हमने जब जानकारी आपको दिया था, ये खिताब को आपको ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराकर पहली बार कनाडा ने अपने नाम किया था। ये डेविस कप के इतिहास में पहली बार था जब कनाडा ने इस खिताब को अपने नाम किया 2-0 से ऑस्ट्रेलिया को हराकर। तो फिलहाल यहाँ पर इतनी सारी बातें जो इंपॉर्टेंट थी वो हमने आपके समक्ष रखा है। जो पॉसिबिलिटी है एग्जाम में प्रश्न बनने की, ये तमाम चीज़ों को ध्यान रखिएगा। चौथे नंबर प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है कि नवंबर 2024 में मॉर्गन स्टैनली द्वारा जारी 2025 इंडिया इकोनॉमिक्स आउटलुक के अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी को संशोधित कर कितना किया गया है? देखिए, इसे संशोधित करते हुए किया गया 6.7%। जो ग्रोथ रेट है उसकी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। अतः विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। ये आकलन किया गया है कि जो ग्रोथ रेट है 6.7% रहेगा। अब इनसे संबंधित तथ्यों की बात करें तो हाल ही में यानी कि नवंबर 2024 में अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक और वित्तीय सेवा कंपनी मॉर्गन स्टैनली द्वारा 2025 इंडिया इकोनॉमिक्स आउटलुक जारी किया गया और इस दस्तावेज के अनुसार अगर हम बात करें वित्त वर्ष 2024-25 की, तो इसके लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी की वृद्धि के पूर्वानुमान को 7% के पहले अनुमान से संशोधित करते हुए 6.7% किया गया है। यानी कि इसे घटाया गया है 7% से, इसे घटाकर किया गया 6.7%। ये यहाँ पर ध्यान रखने योग्य है। अच्छा, कुछ और भी बातें अगर हम यहाँ पर करें जीडीपी को लेकर, तो इसके अतिरिक्त S&P यानी कि जो स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल जो रेटिंग है, इसने चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि पूर्वानुमान को 6.8% पर बनाए रखा है या फिर बरकरार रखा है, ये भी ध्यान रखिए। अच्छा, यहाँ पर जीडीपी की बात हो रही है तो एक जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। हालांकि आप लोग लगभग जानते होंगे, वर्तमान में अगर हम बात करें भारत की,
तो भारत वर्तमान में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि दुनिया की जो 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, इनमें पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर है अमेरिका, उसके बाद क्रमशः चाइना, जर्मनी, जापान और 5वें स्थान पर है अपना भारत। ये ध्यान रखिए, अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो सभी लोग जानते हैं कि 5वां सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है भारत, लेकिन आपके एग्जाम में ये क्रम आपसे पूछा जा सकता है। विकल्पों में इस चीज मतलब इस तरह की चीजें देखने को मिल सकता है। इस चीज के लिए तैयार रहिएगा। अमेरिका, चाइना, जर्मनी, जापान और भारत, ये क्रम है। अच्छा, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो आप लोगों को मालूम होगा कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है विश्व में 7वें स्थान पर है और केवल 2.4% क्षेत्रफल है भारत का समूचे विश्व का। और इसके साथ ही विश्व की जनसंख्या का तकरीबन 17.76% भाग को भारत शरण देता है अपने भूभाग में। क्षेत्रफल की यहाँ पर बात हो रही है, तो ये चीज़ें भी ध्यान रखने योग्य है। हालांकि बहुत बेसिक सी जानकारी है, लेकिन याद रखना आपको पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल इतनी बातें ध्यान रखिए। हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। 5वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में मैरीलैंड, अमेरिका में डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इस अवार्ड से अभी हाल ही में अमेरिका में सम्मानित किए गए हैं नरेंद्र मोदी। विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको इनसे संबंधित जानकारी दे दूं। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका के मैरीलैंड में एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन मॉनिटरीज यानी कि AIAM द्वारा डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया। अच्छा, इस अवार्ड की अगर हम बात करें जो नरेंद्र मोदी को दिया गया है, किस वजह से दिया गया, इसके पीछे रीजन क्या है, ये भी पूछा जा सकता है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी को ये जो अवार्ड मिला है, ये अल्पसंख्यक उत्थान के लिए जो उनके द्वारा जो उत्कृष्ट कार्य किए जा रहे हैं, इसी को लेकर ये अवार्ड दिया गया है। अच्छा, अभी जो हम बात कर रहे हैं एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन मॉनिटरीज यानी कि AIAM, दरअसल ये अमेरिका में भारतीय अमेरिकियों द्वारा नवगठित गैर सरकारी संगठन है जो कि खास करके भारतीय अमेरिकी अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण के लिए कार्य करती है, इसी के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखना है यहाँ पर। फिलहाल इस प्रश्न से इतनी ही जानकारी है, लेकिन आपको बता दूं कि रिसेंटली हमने नरेंद्र मोदी के बारे में कई जानकारी दिया है, खास करके जो देश द्वारा इन्हें सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया, जैसे अभी नाइजीरिया के द्वारा सम्मानित किया गया है और भी कई देश द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया। वो कंप्लीट सूची अभी आप यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ये जानकारी ऑलरेडी दिया हुआ है, हम इसे स्किप करते हुए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब यहाँ पर हमारा अगला छठा प्रश्न है कि भारत में हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। बताएं कि आधिकारिक तौर पर किस तिथि को यानी कि डैश को संविधान लागू किया गया था। देखिए 26 नवंबर को संविधान दिवस माना जाता है, इसके पीछे भी रीजन है, लेकिन संविधान कब लागू हुआ था ये एक्चुअली में यहाँ पर प्रश्न के रूप में पूछा गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर है 26 जनवरी 1950 को, अतः विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि भारत में हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि वर्ष 1949 में इसी दिन 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन की कड़ी मेहनत के बाद भारतीय संविधान को अंतिम रूप दिया गया था। लेकिन यहाँ पर सवाल यह है लागू कब हुआ था। लेकिन यहाँ पर अगर हम लागू होने की बात करें तो आधिकारिक तौर पर भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था और यही हमसे यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है। अच्छा, इस वर्ष की बात करें तो भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ का जो जश्न है 2024 में यहाँ पर आप लोग ऐड कर लेंगे। जो 75वीं वर्षगांठ मनाया जा रहा है, तो ऐसे में आप ये ध्यान रखेंगे जो टैग लाइन दिया गया, जो थीम दिया गया है 75वीं वर्षगांठ का, ये हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, ये टैग लाइन यानी कि इस विषय के साथ ये मनाया जा रहा है। आप ये ध्यान रखेंगे हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, ये इस वर्ष का 75वीं वर्षगांठ का थीम है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पिछले साल जब यहाँ पर इनसे संबंधित हम आपको जानकारी दे रहे थे, आपको हमने 2023 में भी ये बतलाया था, इसका थीम था भारत लोकतंत्र की जननी है। ये 2023 का संविधान दिवस का थीम था या फिर टैग लाइन था। भारतीय संविधान की बात हो रही है तो भारतीय संविधान का जनक भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। आप इन्हें यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं। ऐसे इनसे जुड़ी हुई कई सारी जानकारी है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये ध्यान रखें कि 14 अप्रैल 2024 को भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती मनाई गई है। इनकी जयंती से संबंधित प्रश्न बनते हैं और साथ ही साथ इनका जन्म कहाँ पर हुआ था ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ है। तो 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश में एक जगह है महू,
यहीं पर इनका जन्म हुआ था। ये प्रश्न ऑलरेडी एग्जाम में पूछा हुआ है। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे, लेकिन चूंकि यहाँ पर भारतीय संविधान की बात हो रही है तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से। उनमें जो कुछ ऐसे प्रश्नों का संग्रह यहाँ पर आपके बीच हमने किया है जो रिपीटेड मोड में आपके एग्जाम में पूछे गए या फिर यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बिल्कुल बनती है। देखिए सभी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पहला पॉइंट है कि सर्वप्रथम संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो कब आयोजित हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान को अंगीकार कब किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को। संविधान लागू कब हुआ आधिकारिक तौर पर, तो 26 जनवरी 1950 को। संविधान में वर्णित है भारत जो है ये भारत किस रूप में वर्णित है, तो राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया गया है। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है, तो राष्ट्रपति। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि मिनी संविधान किसे कहा जाता है, तो 42वें संविधान संशोधन को। संविधान का रक्षक किन्हें कहा जाता है, तो उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट को। अच्छा एक चीज और, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, यहाँ पर नहीं लिखा गया। अस्थायी तो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जबकि अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये चीजें तमाम चीजें आपको ध्यान रखना है। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि श्वेत क्रांति के जनक डैश की 103वीं जयंती के अवसर पर 26 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया गया है। अब यहाँ पर प्रश्न यही है कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है जिनकी 103वीं जयंती के अवसर पर अभी हाल ही में दिल्ली में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया गया है। जो विकल्प यहाँ पर आपको हमने दिया है, आई थिंक कई सारे लोग यहाँ से कंफ्यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है यह विकल्प नंबर बी, यानी कि वर्गीज कुरियन, जिन्हें कि श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। अब यहाँ पर बाकी विकल्पों की चर्चा हम बाद में करेंगे, पहले इनसे संबंधित यहाँ पर हम तथ्यों को देख लेते हैं। देखिए भारत में 13 जनवरी 1970 को श्वेत क्रांति या फिर दुग्ध क्रांति की शुरुआत हुई थी और इस क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के भी नाम से जाना जाता है। यह दूध के उत्पादन को बढ़ाने साथ साथ देश में दूध की जो कमी की समस्या इसको दूर करने के लिए लागू किया गया एक महत्वपूर्ण डेयरी विकास कार्यक्रम था, जिसे कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा डॉक्टर वर्गीज कुरियन के नेतृत्व में शुरू किया गया था। आप वर्गीज कुरियन को, जिन्हें कि मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, इन्हें यहाँ पर देख सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पर लिखा है, श्वेत क्रांति का जनक भी इन्हें कहा जाता है। ये चीज़ें समझने योग्य है और ये एग्जाम में प्रश्न का रूप लेती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आपको बता दूं कि दरअसल वर्तमान में अगर हम भारत की बात करें तो भारत वर्तमान में दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है और वैश्विक दूध उत्पादन में अगर हम देखें तो 23% का योगदान भारत देता है। अभी यहाँ पर एक जानकारी और मैं आपको देने वाला हूँ। रिसेंटली पिछले माह सितंबर में हमने जानकारी दिया था कि हाल ही में 19 सितंबर 2024 को केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने श्वेत क्रांति 2.0 मिशन का शुभारंभ किया था। अब इसका उद्देश्य क्या है? दरअसल ये जो क्रांति है 2.0 श्वेत क्रांति, ये 4 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है। ये 4 प्रमुख क्षेत्र क्या क्या है जिस पर ये कार्य करेगी? तो इसमें पहला है महिला किसानों को सशक्त बनाना, स्थानीय दूध उत्पादन को बढ़ाना, डेयरी बुनियादी ढांचों को मजबूत करना और डेयरी निर्यात को बढ़ावा देना। ये 4 मूल उद्देश्य या फिर 4 प्रमुख क्षेत्रों पर ये केंद्रित है। तो ये चीजें आई होप यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे क्योंकि इससे संबंधित एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावना मुझे नजर आती है। एक बात और आपको बता दूं, जो विकल्पों पे हमने चर्चा किया है जैसे कि MS स्वामीनाथन, अगर हरित क्रांति के जनक की बात करें तो भारत में हरित क्रांति के जनक थे MS स्वामीनाथन, जबकि विश्व में हरित क्रांति के जनक की बात करें तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग थे। इसके बाद अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले 8वें नंबर प्रश्न पे। ये प्रश्न भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि COP29 में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए किस वर्ष तक हर साल $300 अरब जुटाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? देखिए ये तो डिसीजन हो चुका है लेकिन इसमें भी एक नई अपडेट निकल कर आई है, वो भी चीज़ें हम आपको बतलाएंगे। फिलहाल यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है यह विकल्प नंबर बी 2035 तक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 का जो आयोजन है ये 11 से लेकर 22 नवंबर 2024 तक बाकू अजरबैजान में किया गया और ये इसका थीम है ये 29वें संस्करण का विश्व हरित के लिए एकजुटता, और इस सम्मेलन की अध्यक्षता अजरबैजान के मुख्तार बाबायेव के द्वारा किया गया। तो
तो ये तो रही बात इसके आयोजन से संबंधित। इसको लेकर कई सारे प्रश्न, खास करके COP29 को लेकर कई सारे प्रश्न ऑलरेडी हमने आपको बतलाए हैं पिछले 4 से 5 दिनों में। लेकिन अभी जो एक्चुअली हम चर्चा करने वाले हैं जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए, यहाँ पर देखिएगा इस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2035 तक हर साल 300 अरब डॉलर जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर अपडेट यह है कि भारत ने इसे खारिज कर दिया है। भारत का कहना है कि ये इतनी जो राशि है ये बहुत कम है। हालांकि इसको लेकर डिटेल जानकारी हम आगे आपको देंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो एक्चुअली में लक्ष्य निर्धारित किया गया वो आपको बता दूँ, 2035 तक का लक्ष्य है 300 अरब डॉलर जुटाने का हर साल। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना, इस फंड का जो उपयोग है ये हरित ऊर्जा, सतत विकास, जलवायु अनुकूल योजनाओं में किया जाएगा। और यह निर्णय जो है ये विकसित और विकासशील देशों के बीच जिम्मेदारियों के संतुलन पर आधारित है। साथ ही इस सम्मेलन में सभी देशों ने सहमति भी जताई है कि इस धनराशि का जो अधिकांश हिस्सा है ये गरीब देशों की जलवायु परियोजनाओं के लिए खर्च किया जाएगा। तो ये सारी बातें यहाँ पर इनसे संबंधित निकल कर आई है, ये आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये तो रही बात यहाँ पर COP29 से संबंधित। ये इतना ही नहीं है, अभी हम जो आपको बतला रहे थे कई सारे प्रश्न और भी हमने आपको बतलाए हैं। अगर डेली बेसिस पर वीडियो को आप देख रहे हैं तो तमाम प्रश्न आपको याद होंगे। अच्छा, इसका जो पिछला संस्करण था COP28, जहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि 30 नवंबर से लेकर ये 12 दिसंबर 2023 तक दुबई, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE में आयोजित हुआ था। यहीं पर जल जीवन हरियाली अभियान, जो कि बिहार सरकार की या फिर यूं है नीतीश कुमार की एक महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन हरियाली अभियान और कृषि रोड मैप, ये 2 योजना की काफ़ी सराहना हुई थी। ये COP28 में है, ये चीज़ें ऑलरेडी हम आपको बतला चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं 90 प्रश्न पे। प्रश्न है कि निम्न में से किस वरिष्ठ IPS अधिकारी को एक बार फिर महाराष्ट्र की पुलिस महानिदेशक यानी कि DGP नियुक्त किया गया है? इनका नाम है रश्मि शुक्ला। अतः विकल्प नंबर C इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। वरिष्ठ IPS अधिकारी रश्मि शुक्ला को पुनः दूसरे कार्यकाल के लिए महाराष्ट्र पुलिस महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अर्थात DGP नियुक्त किया गया, जिन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, इसके अतिरिक्त अभी हाल ही में वरिष्ठ IPS अधिकारी दीपम सेठ को उत्तराखंड का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। और आपको ध्यान रखना, उन्होंने अभिनव कुमार की जगह ली है, जिन्हें आप यहाँ पर दीपम सेठ को देख रहे हैं। अच्छा, इसके अतिरिक्त और भी आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में बिहार के संदर्भ में यहाँ पर आपके समक्ष हमने रखा है। बिहार में अगर हम बात करें तो वर्तमान में बिहार पुलिस महानिदेशक आलोक राज हैं, जो कि राजविंदर सिंह भट्टी के स्थान पर है। आपको मालूम होगा रिसेंटली आलोक राज RS भट्टी यानी कि राजविंदर सिंह भट्टी के स्थान पर बिहार के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अच्छा, इसके अतिरिक्त एक जानकारी ये भी हमने आपके समक्ष रखा है कि बिहार के मुख्य सचिव वर्तमान में जो है ये अमृत लाल मीणा है, जिन्होंने ब्रजेश मेहरोत्रा की जगह ली है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं बिहार के मुख्य सचिव की, तो कैबिनेट सचिव को लेकर चलिए मैं आपको जानकारी दे दूं। दरअसल तमिलनाडु कैडर के 1987 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी TV सोमनाथन, जो कि वर्तमान में 30 अगस्त 2024 से भारत के कैबिनेट सचिव के रूप में कार्यरत हैं। आप यहाँ पर TV सोमनाथन को देख सकते हैं, जो वर्तमान में कैबिनेट सचिव हैं। और उन्होंने किनका स्थान लिया है, यानी इस पद पर इनसे पहले कौन थे, तो राजीव गौबा थे, जिनका स्थान इन्होंने लिया है। तो ये तमाम बातें यहाँ से आप ध्यान रखिए। अब यहाँ पर 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किनके द्वारा 25 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में टीचर ऐप का अनावरण किया गया? राइट आंसर है विकल्प नंबर D यानी कि धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। आपको बता दूं कि शिक्षकों को सशक्त बनाने और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के साथ संरेखित यानी कि अलाइन करने की दिशा में एक कदम के रूप में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 25 नवंबर 2024 को एक अभिनव डिजिटल प्लेटफॉर्म द टीचर ऐप को लॉन्च किया है या फिर इसका अनावरण किया है। ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, 25 नवंबर 2024 को ये लॉन्च किया गया धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। और इस ऐप का नाम क्या है, तो टीचर ऐप। और यहाँ पर अगर हम इस ऐप की बात करें तो इसे भारतीय एयरटेल फाउंडेशन द्वारा विकसित किया गया है। तो यहाँ पर इतनी ही जानकारी है। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में भारत सरकार ने ब्राजील में राजदूत नियुक्त किया है? देखिए, राइट आंसर होगा दिनेश भाटिया। अतः विकल्प नंबर A इस प्रश्न का राइट आंसर है। देखिए, विदेश मंत्रालय भारत सरकार ने हाल ही में 1992 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी दिनेश भाटिया को ब्राजील में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है, जिन्हें आप यहाँ पर देख रहे हैं। दरअसल वे अब तक अर्जेंटीना में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत थे।
और इस पद पर उन्होंने 21 अगस्त 2019 को मतलब कि पदभार ग्रहण किया था इस पद का, ये यहाँ पर ध्यान रखिए। अब आगे बढ़ेंगे, कुछ जानकारी और भी मैं आपको देना चाहूँगा। रिसेंटली आपको ये भी ध्यान रखना, ये भी नई नियुक्ति है कि 1998 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी जी बाला सुब्रमण्यम को भारत सरकार ने मालदीव में उच्चायुक्त नियुक्त किया है, ये यहाँ पर ध्यान रखिए। अब यहाँ पर एक सवाल अराइज होता है कि सर किसी देश के लिए आप बोलते हैं राजदूत, किसी के लिए बोलते हैं उच्चायुक्त। दरअसल दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, दोनों एक ही समझे होता है एक प्रकार से। आपको यहाँ पर इस पॉइंट के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि यहाँ से आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो। दरअसल उच्चायुक्त जो होता है ये राष्ट्रमंडल देशों के बीच कार्य करता है, जबकि राजदूत जो होता है ये गैर राष्ट्रमंडल देशों के बीच कार्य करता है। अब यहाँ पर समझिए कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सा देश राष्ट्रमंडल देश है और कौन सा देश गैर राष्ट्रमंडल देश है। अब यहाँ पर आपको ऑलरेडी ये पॉइंट हमने बतलाया हुआ है कि राष्ट्रमंडल देश वैसे देश होते हैं जो कभी न कभी किसी न किसी रूप में ब्रिटेन का गुलाम रहे हैं और किसी संधि स्वरूप उन्हें आज़ादी मिली है। अतः भारत भी ब्रिटेन का गुलाम था और एक संधि स्वरूप भारत को आज़ादी मिली। आप यहाँ पर जो ब्लू एरिया देख रहे हैं ये भारत, आई थिंक अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ पर ये भारत आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। तो भारत भी ब्रिटेन का गुलाम रहा है और ऐसे में भारत भी राष्ट्रमंडल देश है। तो ये चीज़ें आई होप आपका क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट 12वां प्रश्न है कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने 24 नवंबर 2024 को डैश के पलजोर स्टेडियम में, यानी कि कहाँ के पलजोर स्टेडियम में आयोजित 40वें अखिल भारतीय गवर्नर गोल्ड कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट 2024 का खिताब गंगटोक हिमालयन को हराकर जीता है। तो ये जो स्टेडियम के बारे में पूछा जा रहा है, कहाँ पर ये है स्टेडियम जहाँ पर ये आयोजित हुआ 40वां संस्करण, इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर डी, यानी कि गंगटोक सिक्किम में। अतः विकल्प नंबर डी इसका राइट आंसर है। इस खिताब को गंगटोक हिमालयन को हराकर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने अपने नाम किया है। अतः विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है, हालिया घोषणा के अनुसार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के तर्ज पर अगले वर्ष अप्रैल 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स का जो आयोजन है निम्नलिखित में से कहाँ पर किस राज्य में किया जाएगा। डिटेल जानकारी पिछले वीडियो में आपको हमने दिया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अच्छा, जो मंथली करंट अफेयर्स का जो हमने अक्टूबर वाला वीडियो अभी रिसेंटली आपको प्रोवाइड किया है उसे जरूर जाकर देख लीजिएगा, PDF आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। अच्छा, 70वीं बीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में जो लोग लगे हैं ये अंतिम मौका आपके पास है। आप टेस्ट सीरीज वाले आइकन पे क्लिक करके 70वीं बीपीएससी टेस्ट सीरीज को इस कूपन कोड के साथ महज 100 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।